नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अचीव योर गोल पे। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे गुप्त काल के बारे में। शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखिए और आपके लिए यूज़फुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो बात करते हैं गुप्त काल की। गुप्त काल के संस्थापक जो थे वो श्री गुप्त थे। श्री गुप्त कहा जाता है कि कुषाण वंश के अंत काल में या कुषाण वंश के समाप्ति के समय वो उनका साम्राज्य कई सामंतों में बढ़ गया था, कई सामंतों में विभक्त हो गया था। उन्हीं सामंतों में से एक गुप्त भी थे। ये इसके पीछे कारण क्या है कि श्री गुप्त ने जो उपाधि धारण की वो महाराज की उपाधि धारण की थी, और महाराज की उपाधि उस समय सामंतों द्वारा धारण की जाती थी, जिससे समझा जा सकता था कि श्री गुप्त एक शासक ना होके शासक के अधीन शासक थे और सामंत थे। तो इनका शासन जो था वो 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक था। और इनसे जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो पहला कि गुप्त वंश के संस्थापक थे। गुप्त वंश के संस्थापक। और उपाधि जो धारण की थी इन्होंने वो महाराज की उपाधि धारण की थी। महाराज। और महाराज की उपाधि उस समय सामंतों द्वारा धारण की जाती थी। इसलिए ये कहा जाता है कि कुषाण वंश के जो साम्राज्य था उसी के अंदर एक छोटे से भाग के सामंत थे श्री गुप्त। अब श्री गुप्त के बाद इनका उत्तराधिकारी हुआ, श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच। घटोत्कच के बारे में देख लेते हैं। घटोत्कच 280 ईस्वी में शासक बना और इसने 319 तक शासन किया। 319 ईस्वी तक इसने भी महाराज की उपाधि धारण की। इससे भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बनते हैं, पहली महाराज की उपाधि। और इसका साम्राज्य जो था वो मगध राज्य तक सीमित था। इसका साम्राज्य विस्तार मगध तक सीमित था। इसके बाद घटोत्कच का जो उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त। घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। ये 319 ईस्वी में शासक बना। 319 ईस्वी और इसका शासन चला 319 से 335 तक। 335 ईस्वी तक। ये चंद्रगुप्त के बारे में जो पहला पॉइंट है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है ये चंद्रगुप्त को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है। और इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज। अभी तक के जो शासक थे वो महाराज की उपाधि धारण करते थे, सामंती कहलाते थे। किंतु चंद्रगुप्त के दौर में ऐसा हुआ कि इन्होंने अपने क्षेत्र को स्वतंत्र कर लिया और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। और इन्होंने 319-20 ईस्वी में एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। और अगला एक पॉइंट और है वैवाहिक संबंध। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। साम्राज्य विस्तार के लिए लिच्छवी राजकुमारी
राजकुमारी कुमार देवी से विवाह। अब ये प्रारंभिक कुछ शासक थे गुप्त वंश से, जैसे श्री गुप्त, तो गुप्त वंश के संस्थापक थे। इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। इनके उत्तराधिकारी जो हुए घटोत्कच 280 ईस्वी में शासक बने और 319 तक शासन किया इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की। और इसके बाद आए चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम 319 में शासन संभाला चंद्रगुप्त प्रथम ने और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। और इन्हें ही वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और 319-20 में गुप्त संवत की शुरुआत की। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, ये क्वेश्चन बनता है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम। इससे पहले 2 संवत के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। एक 58 ईसा पूर्व, 58 BC में विक्रम संवत, विक्रम संवत, और एक अगला 78 ईस्वी में शक संवत, और एक अगला ये 319-20 में गुप्त संवत, 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत। तो इनके काल और इनका निर्माण करने वाले शासकों के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि शक संवत की शुरुआत किसने की थी या गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम के जो उत्तराधिकारी हुए वो समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे खतरनाक शासक जो माना जाता है वो समुद्रगुप्त को माना जाता है। ये 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और ये चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने उत्तर भारत के 9 राज्यों और दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की। एक कहावत है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 सागरों का पानी पीता था। 3 सागरों का अर्थात बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। क्योंकि इसका राज पूरे भारत में था, इसलिए इसे एक उपाधि मिली भारत का नेपोलियन। वीएन स्मिथ ने अपनी पुस्तक द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। नेपोलियन कौन था? तो नेपोलियन यूरोप का शासक था और उसने अपनी सेना से पूरे यूरोप को रौंद के रख दिया था। उसी प्रकार भारत में समुद्रगुप्त ने पूरे भारत में अपना विजय पताका लहराया था, जिससे इसे वीएन स्मिथ ने भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। इसके बाद इसको कविराज की भी उपाधि दी जाती है, क्योंकि ये संगीत का प्रेमी था। कविराज की उपाधि दी गई इस वजह से कि ये संगीत का प्रेमी था। और अगला एक पॉइंट है कि ये इनकी मुद्रा जो थी उसमें इन्हें वीणा बजाते हुए, समुद्रगुप्त को इनकी मुद्रा में वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, जिससे ये कंफर्म होता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। मुद्रा पर वीणा बजाते हुए किसका चित्र दर्शाया गया है?
तो समुद्रगुप्त का। इसके बाद अगला पॉइंट है समुद्रगुप्त से कि इनके दरबारी कवि जो थे वो हरिसेन थे। दरबारी कवि हरिसेन से एक क्वेश्चन और बनता है कि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति, जो लेख है, अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति, वो हरिसेन द्वारा ही निर्मित है। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा लिखित अभिलेख है। समुद्रगुप्त से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जैसे 335 से 380 तक इसने शासन किया। अगला पॉइंट, उत्तर भारत के 9 राज्यों तथा दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की। और इसके बाद बीएन स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन उपाधि दी, भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। इससे क्वेश्चन बनता है कि किस शासक को भारत का नेपोलियन या किस व्यक्ति को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त। कविराज की उपाधि मिली इसे क्योंकि ये संगीत प्रेमी था। इससे इसका पता लगता है इससे कि इसकी मुद्रा पर समुद्रगुप्त का चित्र जो दर्शाया गया है वो वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। और इसके दरबारी कवि जो थे वो हरिसेन से प्रमुख क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का निर्माण किया था हरिसेन ने। समुद्रगुप्त के बाद इसके उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आप लोगों ने जाना, अब जान लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। प्रथम हो गए तो इसके बाद द्वितीय ही आएंगे। प्रथम के बारे में आप लोगों ने जाना कि वो वास्तविक संस्थापक माने गए गुप्त वंश के। और द्वितीय के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। 380 ईस्वी से 415 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल था वो 380 ईस्वी से 415 ईस्वी तक माना जाता है। और इनके शासनकाल के दौरान में जो इनका शासन था वो गुप्त वंश का चरमोत्कर्ष था। चरमोत्कर्ष पे सबसे विशाल साम्राज्य की जो स्थापना हुई चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुई। कहा जाता है कि पश्चिम में गुजरात और पूर्व में बंगाल और दक्षिण में नर्मदा नदी तक इसका शासन विस्तृत था। किसका? चंद्रगुप्त का। अर्थात पूरे भारत में जो साम्राज्य विस्तार की नींव रखी गई थी समुद्रगुप्त द्वारा, उसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाए रखा, उसे और आगे बढ़ाया। इसके बाद इसने कुछ चांदी के सिक्के भी जारी करवाए शकों में। भारत में जो शकों का आक्रमण हुआ था, शक वंश आया था, उस पर विजय के उपलक्ष्य में शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में या खुशी में कह लीजिए, इसने चांदी के सिक्कों को जारी किया। चांदी के सिक्के जारी किए। और शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद इसने एक उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की उपाधि, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उस समय बहुत ही चर्चित उपाधि थी। लगभग 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इससे एक पॉइंट और बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय से कि गुप्त काल चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कला एवं साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया। कला एवं साहित्य का स्वर्णकाल। कला एवं साहित्य का स्वर्णकाल। कला एवं साहित्य का
स्वर्णकाल। इसके बाद एक और पॉइंट देख लेते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में। चीनी यात्री फाहयान, फाहयान कहीं कहीं पे ये ऐसे भी लिखा मिलता है फाहयान। ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि चीनी यात्री फाहयान किसके दरबार में आया था। आगे एक और चीनी यात्री आए थे जो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, वो हेनसांग थे। उसी तरह जो फाहयान थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से बनने वाले कुछ एक पॉइंट थे, जैसे 380 ईस्वी से 415 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। अगला चीनी यात्री फाहयान, चीनी यात्री फाहयान इनके दरबार में आया। इसका साम्राज्य विस्तार पूरे भारत पे था। पश्चिम में गुजरात से पूर्व में बंगाल तक और दक्षिण में नर्मदा नदी तक पूरा साम्राज्य विस्तृत था। शकों को पराजित किया, भारत से इसने भगाया था शकों को पराजित करके, और उसके उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के जारी करवाए थे और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और अगला पॉइंट है आपका कला एवं साहित्य का स्वर्णकाल। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को भारतीय इतिहास का कला एवं साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कुमारगुप्त से ज़्यादा पॉइंट नहीं बनते हैं, जो एक पॉइंट बनते हैं उनको देख लेते हैं। कुमारगुप्त ये 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक 454 ईस्वी तक शासन किया किसने? कुमारगुप्ता ने। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी, चंद्रगुप्त सेकंड के उत्तराधिकारी। और इनसे जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ये क्वेश्चन बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी या किस शासक ने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ये 2 पॉइंट कुमारगुप्त से बनते हैं। इसके बाद इनके उत्तराधिकारी जो थे वो स्कंदगुप्त थे। स्कंदगुप्त ये 454 ईस्वी से 467 ईस्वी तक शासन किया किसने? स्कंदगुप्त ने। इनसे जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये कि इन्होंने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था या पुनर्निर्माण कह लीजिए। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार। इनसे क्वेश्चन यही बनता है कि किस गुप्त शासक ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार, पुनर्निर्माण या सुंदरीकरण किया था? तो स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। इसके बाद और कई शासक हुए, लेकिन वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंस उतना नहीं रखते हैं। तो इसके बाद इसके अंतिम शासक के बारे में जान लेते हैं कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। अंतिम शासक, गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त। तो ये गुप्त वंश से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे गुप्त वंश का संस्थापक तो श्रीगुप्त, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक तो चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसके बाद सबसे प्रतापी शासक जो हुआ वो समुद्रगुप्त, और वो
संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त जो था वो संगीत प्रेमी था। इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि वीणा बजाते हुए उसकी तस्वीर जो उसकी मुद्राओं में छापी गई थी। और उसने उत्तर भारत के 9 राज्य और दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की। तो ये गुप्त वंश से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आपके लिए उपयोगी हों तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।